हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CUET प्रैक्टिस पेपर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं CUET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बच्चों, CUET में 100% स्कोर लाने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है। वन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और दूसरा लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको एक बार सारी वीडियोस दोबारा से देखनी है। CBSE का बोर्ड एग्जाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं। जो टॉपिक CBSE सिलेबस में नहीं थे लेकिन CUET सिलेबस का पार्ट है, वो भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। तो सारी वीडियोस एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर CUET 2025। CUET 2025 से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि आपके लिए जानने बहुत ही जरूरी हैं, वो भी आप एक बार अपने पास नोट कर लीजिए कि टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ड्यूरेशन 60 मिनट की होगी, मोड आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। उसके अलावा कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होंगे। लास्ट ईयर तक चॉइस आती थी, लेकिन इस साल कोई चॉइस नहीं आएगी। 250 नंबर का आपका पेपर होगा, 50 इंटू 5, 250 नंबर का पेपर होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर दी रॉन्ग आंसर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। आई होप आपको ऑलरेडी पता होंगी। और इन इंफॉर्मेशंस के साथ अब हम CUET की तैयारी शुरू करते हैं। पार्टिसिपेट विद मी फॉर डिस्कशन ऑफ द प्रैक्टिस पेपर्स, जिससे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग जाएंगे, उनके आंसर्स पता लग जाएंगे, और ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से कहीं पर एलिमिनेशन थ्योरी यूज करके, कहीं पर दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके हम परफेक्ट टाइम में अपना पूरा पेपर परफेक्टली आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी द प्रैक्टिस पेपर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे सेट ए CUET 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बच्चों, यहाँ पर देखिए सेट ए हम डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज का 2024 का CUET का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ कुछ डिफरेंसेस जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ वो देख लीजिए कि क्वेश्चंस तो 50 ही आएंगे, लेकिन पहले आपको 50 क्वेश्चंस में से 40 आंसर करने होते थे, लेकिन अब आपको पूरे 50 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी आपके 250 हो जाएंगे, और जो आवर्स हैं वो 45 मिनट्स ना होके 1 आवर में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1, identify the principle of management where Taylor pioneered the introduction of method of scientific inquiry into the domain of management practice। तो यहाँ पे टेलर के प्रिंसिपल की बात हो रही है। टेलर के हम 4 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो चारों प्रिंसिपल्स यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं। उन चारों प्रिंसिपल्स में से हमें वो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है जो कि साइंटिफिक इंक्वायरी पे एम्फेसिस डालता है। तो ये बहुत ही क्लियर कट आंसर है। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल की बात हो रही है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सो आंसर इज 1 ऑप्शन। के बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। और जब भी कभी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है तो हम सही मैच तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमेशा मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन थ्योरी जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा करना है। तो यहाँ देखते हैं, हम लिस्ट 1 में हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखी हैं, और लिस्ट 2 में उन ऑप्शंस से रिलेटेड हमें प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल दे रखे हैं। तो अब हम मैच करके देख लेते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल कौन सी स्टेटमेंट के साथ मैच होता है। सो ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, डेफिनेटली ये डिसिप्लिन के साथ मैच हो रहा है। वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ये यूनिटी ऑफ कमांड के साथ मैच हो रहा है। वन हेड एंड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ मैच हो रहा है। रेमुनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, ये रेमुनरेशन प्रिंसिपल के साथ मैच हो रहा है। हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ रही है ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1 और डी के साथ 2। और ये ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखी है फोर्थ पार्ट में। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। और यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि ए के साथ 3 जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन ही थी, वो यहाँ पर हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखी थी, तो हमें बी, सी और डी देखे बिना ही ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी चाहिए थी एलिमिनेशन थ्योरी। लेकिन फिर भी हमने दूसरी ऑप्शंस को वेरीफाई कर लिया, लेकिन एलिमिनेशन थ्योरी यूज करके भी हम बहुत जल्दी से इसका सही ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते थे। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसी ऑप्शन में ए के साथ 3 आ रहा है। ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स जो है वो डिसिप्लिन को हाईलाइट करता है। तो मैच द फॉलोइंग में आप काफी हद तक एलिमिनेशन थ्योरी यूज करके भी सही आंसर बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स की बात हो रही है। The aim of which technique given by F.W. Taylor is to reduce a given line or a product to the fixed type, sizes and characteristics. Fixed type, sizes and characteristics, ये टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा टेलर की और टेक्निक्स भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है, वो आप रिवाइज कर लेंगे। Move on to the next question, question number 4। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर मीनिंग दे रखा है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में अगेन यहाँ पर फेयोल के प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, उनको हमें मीनिंग के साथ मैच करना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। तो एम्प्लॉयज टर्नओवर मिनिमाइज होता है जब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होती है। एम्फेसिस, काइंडलीनेस एंड जस्टिस। तो जस्टिस और काइंडलीनेस की बात होती है इक्विटी प्रिंसिपल में। चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बात होती है स्केलर चेन में। प्रोमोट्स टीम स्पिरिट, ये बात होती है एस्पिरिट डी कॉर्प्स में। ए के साथ हमारा ऑप्शन आ गया 1, बी के साथ हमारा ऑप्शन आ गया 2, सी के साथ हमारा ऑप्शन आ गया 4 और डी के साथ हमारा ऑप्शन आ गया 3। तो 1, 2, 4 एंड 3 ये कहाँ पर हमें दे रखा है, तो हम देख सकते हैं कि 1, 2, 4 एंड 3 ये ऑप्शन हमें दे रखा है ऑप्शन 3 में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3, दैट इज A1, B2, C4 एंड D3। Move on to the next question, question number 5। Under which dimension of business environment ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स इंक्लूडेड। तो ऑनलाइन बुकिंग की बात हो रही है, डायमेंशन की बात हो रही है। यहाँ पर हमें 4 डायमेंशंस दे रखी हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग जो है वो टेक्निकल डायमेंशन का पार्ट होता है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। Question number 6, which of the following is an example of economic environment? Money supply, life expectancy, constitution and population shifts। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 तो सोशल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में देख लेते हैं कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो बर्थ रेशियो लीगल एनवायरनमेंट में नहीं आता है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो लीगल एनवायरनमेंट में आता है। जहां पर भी एक्ट की बात होगी वहां पर लीगल एनवायरनमेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे। पब्लिक डेट्स जो है वो मॉनिटरी एनवायरनमेंट में आता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर रखे हैं। इंटर रिलेटेडनेस उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। रिलेटिविटी भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। तो मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। Move on to the next question, question number 9। Identify the correct sequence of steps in the planning function of management। Planning को हमने 3 stages में learn कर रखा है। पहली स्टेज में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं और प्रेमिसेस डेवलप की जाती हैं। दूसरी स्टेज में डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करके उनको इवैल्यूएट करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया जाता है। और तीसरी स्टेज में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान के बाद फॉलो अप किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेप्स हमें दे रखे हैं उसमें से सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है। फिर उसके बाद प्रेमिसेस डेवलप की जाती हैं। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है। तो सही सीक्वेंस जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है A, C, B एंड D।
तो ये सीक्वेंस हमें कहाँ पर दे रखा है, ए सी बी एंड डी, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर 2। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस का सीक्वेंस हमें अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है कि सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और रेफरेंस चेकिंग की जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में टोटल 9 स्टेप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 4 ही दे रखे हैं, जिसमें से सिलेक्शन टेस्ट जो है वो सबसे पहले नंबर पे आते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद रेफरेंस चेक किया जाता है और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर हमारा प्रोसीजर के जो स्टेप सीक्वेंस आ रहा है वो आ रहा है CBDNA। तो ये ऑप्शन हमें दे रखा है CBDNA। So our correct answer is option 4. Move on to the next question, question number 11. It is a joint program of training in which educational institutions and business firm cooperate. Identify the method of training. तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात हो रही है, हमने ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब सारे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कर रखे हैं, और यहाँ पे जॉइंट प्रोग्राम की बात हो रही है जो कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिस्ट 2 में कुछ टर्म्स दे रखी हैं, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग। तो इन टर्म्स के साथ इनके मीनिंग्स को मैच करना है। चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। कैंडिडेट इज गिवन एन इंट्रोडक्शन टू द सुपीरियर्स को ओरिएंटेशन कहा जाता है। लर्निंग द स्किल्स रिलेटेड टू जॉब, ये ट्रेनिंग की बात हो रही है। और सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। तो A1, B2, C4 एंड D3 ऑप्शन हमें यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, A1, B2, C4 एंड D3। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। Next question, question number 13. Which of the following is the process of incitement or inducing subordinates to act in the desired manner to achieve the organizational goals? तो यहाँ पर inducement और incitement की बात हो रही है, and the process of stimulating the people to act in the desired manner, that is a clear cut option, that is motivation. So our correct option is option 1. Next question, find the correct sequence of the needs as given by Maslow in the need hierarchy theory. मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी हमने कर रखी है, 5 तरह की नीड्स कर रखी हैं। सबसे पहले बेसिक नीड्स होती हैं, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी नीड्स आती हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नीड्स नंबर 1 आएंगी। सिक्योरिटी नीड्स के बाद बिलोंगिंगनेस नीड्स या सोशल नीड्स होती हैं। सोशल नीड्स के बाद एस्टीम नीड्स होती हैं नंबर 3 पे, और एस्टीम नीड्स के बाद नंबर 4 पे होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनकर आ रहा है 2 1 4 3, दैट इज BADNC। तो BADNC यहाँ पर हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। तो जहां पर भी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस की बात आती है वो होता है मोटिवेशन, और जहां पर भी बिहेवियर इन्फ्लुएंस की बात आती है और वॉलंटरली इन्फ्लुएंसिंग की बात आती है, वहां पर बात होती है लीडरशिप की। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, दैट इज लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग की लिमिटेशन नहीं है। तो कॉस्टली अफेयर एक लिमिटेशन है, रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय भी लिमिटेशन है, लिटिल कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स भी लिमिटेशन है, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन लिमिटेशन नहीं है, बेनिफिट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, दैट दिस इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। आप ये देख सकते हैं कि आपको प्रोसेसेस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार उनके सीक्वेंस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में 5 ही स्टेप्स होते हैं, जिसमें से हमें यहाँ पर 4 स्टेप्स दे रखे हैं। ये सारे प्रोसेसेस हमने निमोनिक्स के साथ बहुत अच्छे से याद कर रखे हैं, तो उन निमोनिक्स को आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, उससे भी आपको ये सारे प्रोसेसेस हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, डेविएशंस को एनालाइज करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। तो
तो इसमें से यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, फिर उसको कंपेयर किया जाएगा, और फिर उसके बाद डेविएशंस को एनालाइज किया जाएगा। CBDNA, तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है CBDNA। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, only 5% increase in the labor cost may be more troublesome than 15% increase in the postal charges. Identify the concept pointed out in this statement. जब हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस करा था तो डेविएशंस एनालाइज करते टाइम हमें दो इंपॉर्टेंट रूल्स का ध्यान रखना होता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, डेविएशन कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की यहाँ पर बात हो रही है, क्रिटिकल पाथ मेथड की बात नहीं हो रही है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय फाइनेंशियल मार्केट। तो ये नॉट एप्लीकेबल क्वेश्चन है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास इस बार सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डैश, they can appeal against such order to the state commission within a period of 45 days. तो स्टेट कमीशन से नीचे जो लेवल होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो कोई भी पार्टी अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होती, 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म में हमने ये पढ़ रखा है, तो स्टेट कमीशन में जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर 1, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत सारी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ रखी है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर्स एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर लाइंस दे रखी हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेक मनी बाय सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स। Thus, consumers form an important group among many stakeholders of the business. Like other stakeholders, their interest has to be well taken care of. यहाँ पर बात हो रही है कि जिस तरह से दूसरे स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उस तरह से कस्टमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कस्टमर्स को ही गुड्स एंड सर्विस बेचकर पैसा कमाती हैं। इन लाइन से कौन सी इंपॉर्टेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हाईलाइट हो रही है, मॉरल जस्टिफिकेशन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। सो हियर द करेक्ट आंसर इज आंसर 2, that this is the importance for consumer protection that is identified by these lines. Move on to the next question, question number 22. Identify the consumer right. Consumer rights हमने पढ़ रखे हैं। इन लाइन से कौन सा कंज्यूमर राइट हाईलाइट हो रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू असेस वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। This implies that the marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size, etc. Right to choose की यहाँ पर बात हो रही है, सेफ्टी के राइट की बात नहीं हो रही है, रिड्रेसल की बात नहीं हो रही है, कंज्यूमर एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। सो राइट टू बी अश्योर्ड मीन्स द राइट टू चूज। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट। ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखी हैं, आंसरेबिलिटी, डेलीगेशन, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके मीनिंग लिस्ट 1 में दे रखे हैं। तो मीनिंग को टर्म से मैच कर लेते हैं। राइट टू कमांड का मतलब होता है अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, और बेसिस ऑफ मैनेजरियल हायरार्की किससे क्रिएट होते हैं, डेलीगेशन से क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ही पार्ट राइट टू कमांड हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि अथॉरिटी को कहते हैं। तो ए के साथ थर्ड ऑप्शन हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 में दे रखा है, तो बाकी के ऑप्शन मैच करने की हमें जरूरत ही नहीं है। एलिमिनेशन थ्योरी यूज करके हम यहाँ पर आंसर 4 बहुत जल्दी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।
ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में तो 4 ही स्टेप्स होते हैं। वो चारों स्टेप्स तो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई एंड डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है, फिर ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो रहा है CBDNA। तो CBDNA जहां पर भी दे रखा है वो ऑप्शन 4 में दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, the formal organization can be better understood by the study of its features which are as follows। तो पहले चारों फीचर्स पढ़ लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि इसमें से कौन से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हैं, वो टिक टिक करते रहते हैं और फिर उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस एंड नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। दिस क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू होम। ये सही फीचर है। It is a means to achieve the objectives specified in the plans and it lays down the rules and procedures essential for their achievement। ये भी सही फीचर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। Independent channels of communication without specified direction of flow of information are developed by the group members। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर नहीं है। डी है, इट इज डेलिबरेटली डिसाइड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये भी फीचर है। तो ए बी एंड डी, तो ए बी एंड डी जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 27 इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन है, उसके बेनिफिट्स की बात हो रही है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। प्रिस्क्राइब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, thus informal organization leads to faster spread। ये बेनिफिट है। इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स, ये भी बेनिफिट है। इट contributes towards the fulfillment of organizational objectives by compensating for inadequacies in the formal organization, ये भी बेनिफिट है। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन, ये बेनिफिट नहीं है। तो ए बी सी जहां पर ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन 2 में। सो अवर करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द मार्केट वेयर द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल क्वेश्चन है क्योंकि प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स अब हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और क्वालिटीज ये सब हमने कर रखी हैं। इनिशिएटिव, रिस्क अवॉइडर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेल्थ क्रिएटर। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो इनिशिएटिव भी लेता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, वो वेल्थ क्रिएटर भी होता है, वो रिस्क अवॉइडर नहीं होता है। तो जो क्वालिटी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की नहीं है वो है रिस्क अवॉइडर। सो अवर करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, financial management aims at choosing the best investment and financing alternatives by focusing on their cost and benefits। Its objective is to। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और हमें ऑप्शन देखे बिना ही पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, उसको डिक्रीज करना नहीं होता, कैपिटल से रिलेटेड नहीं होता। सो अवर करेक्ट आंसर इज आंसर 1। Next question number 33, a proper matching of funds requirements and their availability is achieved by। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर क्लियरली फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 34, debt is dash but dash is more for a business because the payment of interest and return of the principal is obligatory for the business। तो डेट जो है वो एक चीपर सोर्स होता है लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि उसमें रिटर्न्स देना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा चीपर एंड रिस्की। सो द आंसर इज चीपर एंड रिस्की, दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के हमने बहुत सारे फीचर्स कर रखे हैं, उसमें से हमें करेक्ट फीचर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर परवेसिवनेस की बात नहीं हो रही है, कंटिन्यूटी की बात नहीं हो रही है, कोई यूनिटी ऑफ एक्शन की भी बात नहीं हो रही है।
यहाँ पे अनरिलेटेड इंटरेस्ट को पर्पसफुल एक्टिविटी में कन्वर्ट करने की बात हो रही है. सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज आंसर 4. नंबर 36 देखिए. Akash Industries has installed a waste recycling plant in its premises and does not dump their waste material anymore. This plant is providing employment to many people. तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है और वेस्ट डंपेज की बात हो रही है कि किस तरह से वो रिसाइकल करते हैं अपने वेस्ट मटेरियल को. तो कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है? क्लियर कट सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है. दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट्स सोशल ग्रुप्स, so it is taking care of its social objectives. So answer is 1. Move on to the next question, that is question number 37. Management always works by keeping an end result or aim of the organization. All the activities of the managers are directed towards the end results. तो मैनेजमेंट के फीचर्स की बात हो रही है जहां पर एंड रिजल्ट्स की बात हो रही है. सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सो अवर करेक्ट आंसर इज आंसर 4. नेक्स्ट, द की पोजीशन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज. टॉप लेवल मैनेजमेंट की हमने सारी डेजिग्नेशंस कर रखी है. तो प्रोडक्शन मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, मार्केटिंग मैनेजर, वो सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. तो टॉप मैनेजमेंट में आता है मैनेजिंग डायरेक्टर. सो आंसर इज 1. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39. दो लिस्ट दे रखी हैं. यहाँ पर वेरियस टेस्ट की बात हो रही है. इन टेस्ट से क्या क्या एबिलिटीज मेजर होती हैं वो लिस्ट 2 में दे रखी हैं. इंटेलिजेंस टेस्ट से क्या पता लगता है? इंडिकेटर ऑफ पर्संस कैपेसिटी टू डेवलप पता नहीं चलती है. क्लूज टू द पर्संस इमोशंस पता नहीं लगते हैं. मेजर एग्जिस्टिंग स्किल्स नहीं करता. इट इज इंडिकेटर ऑफ पर्संस लर्निंग एबिलिटी एंड द एबिलिटी टू मेक द जजमेंट. तो इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ हमारा ऑप्शन 4 आ रहा है. तो यहीं पर हम एलिमिनेशन थ्योरी यूज कर सकते हैं क्योंकि ए के साथ 4 जो है हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है. इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. बी के साथ 1 दे रखा है. एप्टीट्यूड टेस्ट इंडिकेटर ऑफ पर्संस कैपेसिटी टू डेवलप, ये भी सही है. सी के साथ 2 दे रखा है. पर्सनालिटी टेस्ट क्लूज टू द पर्संस इमोशंस एंड द वैल्यूज. और डी के साथ 3 दे रखा है. दैट इज द ट्रेड टेस्ट दैट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो ये सारे मैच करे बिना ही, क्योंकि हम वेरी श्योर हैं कि ए के साथ 4 जो है वो परफेक्ट मैच है, तो हम एलिमिनेशन थ्योरी यूज करके आंसर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? तो पहले एडवांटेजेस पे टिक करते रहते हैं. लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सही है. प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये ड्रॉबैक है. प्रोमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन द डिपार्टमेंट, ये भी ठीक है. इंक्रीजेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये भी ठीक है. तो ए, सी और डी जहां पर ऑप्शन दे रखा है वो हमें दे रखा है ऑप्शन 3 में. सो अवर करेक्ट आंसर इज 3. क्वेश्चन नंबर 41 से जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. और जैसा कि हमें क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है कि मार्केटिंग चैप्टर से रिलेटेड ये केस स्टडी है, क्योंकि प्रोडक्ट प्रमोशन इन सारी चीजों की बात हो रही है ऑप्शंस में. तो पहले जल्दी से हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम केस स्टडी पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर उस केस स्टडी से ढूंढेंगे. जैसा कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, to make the products available to the customer at the right time, right place. They are also selling their products to the grocery stores in addition to their own outlets. तो यहाँ पे कौन से वेरिएबल की बात हो रही है ये पूछा गया है. तो ये आंसर तो हम केस स्टडी पढ़े बिना भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि वेरियस आउटलेट्स की बात हो रही है. तो यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द टेस्ट, क्वालिटी एंड पैकिंग. ये सारी जो टेस्ट, क्वालिटी और पैकिंग की बात हो रही है वो प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स प्रोडक्ट मिक्स के हैं. तो यहाँ पर भी हमें केस स्टडी पढ़ने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं हो रही है. क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा, दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइसेस देन देयर कॉम्पिटिटर्स. तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स की जो बात हो रही है वो प्राइस मिक्स की बात हो रही है. तो यहाँ पर भी हमें केस स्टडी के बिना ही क्वेश्चन से आंसर पता लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, टू इंक्रीज देयर सेल्स दे आर यूजिंग द डिफरेंट ऑफर्स लाइक फ्री गिफ्ट्स, कैशबैक्स. तो जहाँ पर डिफरेंट ऑफर्स किए जाते हैं तो वहां पे कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है?
प्रमोशन मिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ भी हम बिना केस स्टडी पढ़े ही आंसर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में पूछा है टू इंक्रीज देयर सेल्स दे आर यूजिंग डिफरेंट ऑफर्स लाइक फ्री गिफ्ट्स, कैशबैक्स, दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स टू द कस्टमर्स। तो विच टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स, तो जहां पे ओकेजनल ऑफर्स दिए जाते हैं वहां पे सेल्स प्रमोशन की बात हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, बिना केस स्टडी पढ़े ही हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। आंसर नंबर 41 में आंसर 4 है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। 42 में आंसर 1 है, प्रोडक्ट मिक्स की बात हो रही है। 43 में आंसर 2 है, प्राइस मिक्स की बात हो रही है। 44 में आंसर 3 है, यहाँ पर प्रमोशन मिक्स की बात हो रही है। और 45 में सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स की बात हो रही है। तो हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, हमें यहाँ केस स्टडी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़कर ही हमने इसके आंसर्स कर दिए। लास्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। केस स्टडी दे रखी है पूरी की पूरी, इस पर 5 क्वेश्चंस है महारत्ना कंपनी इंडियन ऑयल के बारे में। ये काफी लंबी केस स्टडी है, पहले हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो इसमें हमें केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, फंक्शन हमें ढूंढना होगा कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। Indian Oil is India's largest commercial organization. It's top-ranked Indian company in the Fortune Global 500 listings. Indian Oil vision is driven by the group of dynamic leaders who have made it a name to reckon with. With an over 34,000 strong workforce, a Maharatna company, Indian Oil has been helping to meet India's energy demands and reaching petroleum products in every part of the India for over 5 decades. It plans to increase the business operations all around the world. The company plans to invest this much crore, 18 acquisitions, and plans to expand overseas. The company believes that if the goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do, what they must do to achieve these goals. तो यहाँ पर goals की बात हो रही है, plans की बात हो रही है. Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated. Anticipations की बात हो रही है. It helps in avoiding confusions. तो ये सारे keywords हैं जो कि planning function को highlight कर रहे हैं. So our correct option is option 4. उसके बाद question number 47 में पूछा है, if the goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve these goals, identify the significance of the managerial functions highlighted in this statement. तो प्लानिंग की सिग्निफिकेंस यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो इफ द गोल्स आर वेल डिफाइंड, तो यहाँ पर प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। उसके बाद क्वेश्चन है, changes or the events cannot be eliminated but they can be anticipated and managerial response to them can be developed. फिर यहाँ पर फिर से सिग्निफिकेंस हमें हाईलाइट करनी है कि इन लाइन से कौन सी सिग्निफिकेंस हाईलाइट हो रही है। हाईलाइट हो रहा है कि प्लानिंग से रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, policy formulation serves as a basis for coordinating the activities and efforts of different divisions, departments, and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की ही बात हो रही है। तो कंफ्यूजन्स अवॉइड होते हैं, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो यहाँ पर इस इम्पोर्टेंस की बात हो रही है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजर कैन लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस की ही बात हो रही है कि मैनेजर्स जो है वो चॉइस कर सकते हैं। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज 4। तो बच्चों इस पूरे क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन से हमें ये पता लग गया कि बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हमसे नहीं पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पर हम बहुत स्मार्ट तरीके से किस तरह से एलिमिनेशन थ्योरी यूज कर सकते हैं, कहीं पर हम केस स्टडी पढ़े बिना ही उन केसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकते हैं। तो किस तरह से हम पूरे 1 घंटे में जल्दी से सारे 50 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर कर सकते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसी तरह के और सैंपल पेपर्स हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी CUET 2025 के लिए। तो मिलते हैं अगली बार विद अ डिस्कशन ऑफ अनदर सैंपल पेपर so that you can have a lot of practice for your CUET 2025. So let's continue our discussion of the question papers. Till then, goodbye, stay healthy and connected.